हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं मोशन इन अ प्लेन का वन शॉट वीडियो, जिसको देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करने हैं तो उसकी वीडियो की लिंक भी मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे करके ये चैप्टर में आपको जरा सी भी परेशानी ना हो। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये चैप्टर का जो बेस है वहां से शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर का बेस है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पे। तो सबसे पहले तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वो देख लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी यानी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। मैग्नीट्यूड हो यानी क्या, सपोज बात करते हैं वर्क की। वर्क क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वर्क के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि वर्क हो गया 5 जूल, 10 जूल, 14 जूल, 16 जूल, यानी वर्क के पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वर्क कौन सी डायरेक्शन में है उसका कुछ हमें पता नहीं है, यानी कि वर्क जब भी हम बोलेंगे तो उसके साथ हम मैग्नीट्यूड बताएंगे, क्योंकि वर्क का डायरेक्शन होता नहीं है। उसी तरीके से स्पीड हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड है, चूंकि 10 का मैग्नीट्यूड है। कौन सी डायरेक्शन है वो स्पीड बताता नहीं है, बस स्पीड है। जैसे कि हमारी कार में या हमारी बाइक में जो ओडोमीटर आता है, जो बताता है 10, 20, जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते जाते हैं, तो वो डायरेक्शन में इतना स्पीड है वो नहीं बताता, वो सिर्फ स्पीड बताता है। यानी स्पीड के पास डायरेक्शन है नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। उसी तरीके से हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस के पास भी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है नहीं, तो डिस्टेंस भी क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। अब अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो अभी हमने देखा कि स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड यानी कि ये 5 जूल, मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है मॉड में, यानी मॉड में W यानी वर्क का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन सिंपल सा होता है, जैसे मॉड में रख देना, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको मॉड में रख देना, तो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बता देगा। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी यानी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ उसके पास डायरेक्शन भी होता है। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोल देंगे। जैसे कि हो गया फोर्स। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड कितना है, सपोज करते हैं 5 न्यूटन का, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में एक्स डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसे हम क्या बोल देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि हो गया वेलोसिटी, जैसे कि 10 मीटर पर सेकंड, ये तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। कौन सी डायरेक्शन में है, सपोज करते हैं नॉर्थ में इतना वेलोसिटी है इसका, यानी कि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए इसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और लास्ट में ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड 15 मीटर और इसके पास कुछ डायरेक्शन होगा कि 15 मीटर, ये कौन सी डायरेक्शन में गया, सपोज साउथ डायरेक्शन में गया, ठीक है। और इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वेक्टर में क्या क्या चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो पहले तो डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ऐसे मॉड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कोई एक फोर्स लग रहा है ये डायरेक्शन में, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बताया है, ऐसे ये डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन को हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो क्या बताता है, हमें डायरेक्शन बताता है। और डायरेक्शन हमेशा कौन सी होगी, टेल से हेड की तरफ। ये हो गया हमारा टेल, टेल से हेड की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन तो आ गया, हमारा एरो ने बता दिया। और मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन का है, तो ऐसे मॉड में हम 5 न्यूटन लिख देंगे, यानी कि एरो ने डायरेक्शन बता दिया, मॉड ने मैग्नीट्यूड बता दिया, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गए, तो इसे हम वेक्टर बोल लेंगे। आई होप स्केलर और वेक्टर में आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर की। वेक्टर में फर्स्ट टाइप आता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स यानी ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी है, दोनों की साइज कैसी है, सेम है। सेम साइज यानी मैग्नीट्यूड कैसे है, सेम है। ये भी 10 का तो ये भी 10 का, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, साइज सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। और डायरेक्शन भी एक है, ये ए वेक्टर ए ये डायरेक्शन में, बी भी वही डायरेक्शन में है। तो ऐसे वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो उसे इक्वल वेक्टर बोल देंगे। दूसरा आता है अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर में
या तो उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा या फिर उसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा या फिर दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पे साइज अलग अलग है, ये 5 का है सपोज, ये 10 का है, यानी अलग अलग साइज हो गए, अलग अलग मैग्नीट्यूड हो गया, यानी मैग्नीट्यूड कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया, यानी कि अनइक्वल वेक्टर है दोनों ए और बी। दूसरी बात करें तो यहाँ पे ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है और बी वेक्टर का डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ये डायरेक्शन अलग अलग है यानी अनइक्वल वेक्टर है। या फिर ऐसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो और डायरेक्शन भी डिफरेंट हो, उसे हम अनइक्वल वेक्टर बोल देंगे। नेक्स्ट आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर जो होते हैं उनका डायरेक्शन तो सेम होता है लेकिन उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे वेक्टर ए और बी देके रखा है, यहाँ पे ए और बी दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, यानी ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 0 है, तभी तो दोनों एक डायरेक्शन में है। यानी डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया तो हम क्या बोल देंगे, ये इक्वल वेक्टर है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे मैग्नीट्यूड के बारे में हम बोल नहीं सकते, इसे पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी, ऑपोजिट होगी, ठीक है, और मैग्नीट्यूड के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। सपोज करते हैं वेक्टर ए का डायरेक्शन ये डायरेक्शन में और बी ये डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 180, यानी दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, ऑपोजिट हो गई, तो एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए। नेक्स्ट आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर यानी ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम लाइन में हो, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे करके एक लाइन बना सकते हैं हम, यानी एक ही लाइन में अगर वेक्टर होते हैं ए और बी तो उसे हम क्या बोल देंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट आता है कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर यानी ऐसे वेक्टर जो कि एक ही प्लेन में हो, यहाँ पे लिखा है वेक्टर विच आर प्रेजेंट इन अ सेम प्लेन, सेम प्लेन में हो, एक ही प्लेन में हो। जैसे कि यहाँ पे वेक्टर ए और बी बनाया हुआ है, ये दोनों वेक्टर को हम कोप्लानर बोलेंगे। क्यों कोप्लानर बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर ये जो दो बोर्ड है उसके प्लेन में है, यानी दोनों वेक्टर का प्लेन कैसा है, सेम है, तो उसे कोप्लानर वेक्टर बोल देंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी दो वेक्टर हमेशा कैसे होंगे, कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर होंगे। क्यों कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर होंगे, जैसे कि एक वेक्टर ये है और ये एक वेक्टर ये है, दोनों वेक्टर में से पास होता हुआ हम एक प्लेन बना सकते हैं, यानी दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे। सपोज करते हैं एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, दोनों वेक्टर में से पास होता हुआ एक प्लेन हम बना सकते हैं, यानी दोनों वेक्टर का प्लेन कैसा हो गया, सेम हो गया, यानी हमेशा दो वेक्टर्स जो होंगे वो कोप्लानर होंगे। नेक्स्ट वेक्टर की ओर बढ़ लेते हैं, नेम है इसका कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर्स यानी ऐसे वेक्टर जो हमेशा एक पॉइंट पे या फिर सेम पॉइंट पे एक्ट करते हो। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, वेक्टर ए वही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, बी पे भी यही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, वेक्टर सी भी वही पॉइंट पे और डी भी वही सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो जब सारे वेक्टर्स या दो या तीन वेक्टर्स जब एक ही पॉइंट पे एक्ट करते हो तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोल देंगे, कॉन्करेंट वेक्टर्स। नेक्स्ट है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। यहाँ पे वर्ड से ही पता चलता है जीरो वेक्टर, जीरो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, 0 होगा, ठीक है। और डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन आर्बिटरी होगी। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन आर्बिटरी है, आर्बिटरी यानी कोई भी डायरेक्शन हम ले सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है, मास कोई है, यहाँ पे F1 F2 F3 F4 कुछ फोर्सेस लग रहे हैं और यहाँ पे जो नेट फोर्स है उसका वैल्यू कितना है, 0 है, यानी वेक्टर F क्या हो गया, वेक्टर F का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, वेक्टर F का मैग्नीट्यूड 0 हो गया। यहाँ पे सपोज 3 न्यूटन लग रहा है तो यहाँ सपोज 3 न्यूटन, यह 5 न्यूटन तो ये 5 न्यूटन, यानी 5 कैंसिल, 3 कैंसिल, डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स 0 लग रहा है, ठीक है। यानी ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 0 वेक्टर। अब ये जो F नेट है ये भी एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो 0 है, तो डायरेक्शन कौन सा होगा, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, आर्बिटरी हो गया, डायरेक्शन तो होगा लेकिन आर्बिटरी। अब आर्बिटरी डायरेक्शन यानी कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये जो बॉडी है वो क्या होगा, रेस्ट पे होगा, रेस्ट पे होगा यानी क्या कि कहां भी खिसकने वाला नहीं है, यानी कि रेस्ट पे ऐसे कुछ है और नेट फोर्स 0 है, बॉडी रेस्ट पे है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, आर्बिटरी, कोई भी डायरेक्शन हम ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन लो लेकिन फाइनली मैग्नीट्यूड तो कितना है, 0 है। आई होप ये जो नल वेक्टर है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। अब नाम से ही पता चलता है यूनिट, यूनिट यानी 1, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कैसा हो,
1 हो। और ये जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा डायरेक्शन बताता है। इसको डिटेल में बाद में हम देख लेंगे। तो यूनिट वेक्टर यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो, यूनिटी हो और वो डायरेक्शन बताएगा। कैसे? जैसे कि अगर हम x डायरेक्शन की बात करें तो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? यूनिट वेक्टर है यानी 1 होगा। अगर हम y डायरेक्शन की बात करें तो y डायरेक्शन में क्या होगा? यूनिट वेक्टर j के बराबर होगा, j कैप के बराबर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। z डायरेक्शन की बात करें तो z डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर लेते हैं k कैप, और यूनिट वेक्टर यानी क्या? k कैप का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। यानी i j k सारे का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है और वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए ही काम आता है। अब आगे बढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है पैरेलल शिफ्ट वेक्टर। पैरेलल शिफ्ट वेक्टर यानी क्या? कि एक वेक्टर है उसे हमें शिफ्ट करना है। तो पैरेलल शिफ्ट हम कब बोलेंगे? तो हम तब बोलेंगे कि जब हम वेक्टर को शिफ्ट कर रहे होते हैं, तब उसका अगर एंगल चेंज नहीं करते तो उसे हम पैरेलल शिफ्ट बोल देंगे। कैसे? जैसे कि यहाँ पे वेक्टर ए देके रखा है, इसे हम ऐसे शिफ्ट करेंगे जिससे करके ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये एंगल है थीटा वो चेंज ना हो। तो ऐसे करके हम पकड़ के ऐसे शिफ्ट कर देंगे, यानी ये एंगल यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ, तो इसे क्या बोल देंगे? हम पैरेलल शिफ्ट बोल देंगे। ठीक है। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वेक्टर ए है, एंगल थीटा है, इसको हम ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं जिससे करके ये एंगल थीटा चेंज ना हो, तो इसे भी पैरेलल शिफ्ट बोलते हैं। तो पैरेलल शिफ्ट इन शॉर्ट यानी क्या? कि जब हम वेक्टर को शिफ्ट कर रहे होते हैं और तब एंगल उसका चेंज ना हो, उसे पैरेलल शिफ्ट बोलते हैं। इसको ऐसे किस कर दिया? एंगल बदला नहीं, ये एंगल थीटा, इसको पीछे ले गए, एंगल बदला नहीं, तो उसे हम पैरेलल शिफ्ट बोल देंगे। अब यही पैरेलल शिफ्ट के कंसेप्ट पे से एक नया दूसरा कंसेप्ट देख लेते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल। दो वेक्टर के बीच के एंगल हमेशा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, हमेशा हेड टू हेड मेजर किया जाता है या फिर टेल टू टेल मेजर किया जाता है। ठीक है। अगर दो वेक्टर हेड से हेड कनेक्टेड है या टेल से टेल कनेक्टेड है, तभी हम उसका एंगल बोल सकते हैं कि कुछ एंगल है, वरना नहीं बोल सकते। कैसे? देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी है, बोलते हैं कि इसका एंगल 90 डिग्री है ए और बी वेक्टर के बीच का। क्या है? करेक्ट है? हम बोलेंगे हाँ करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल कौन सा हम देखते हैं? हमेशा हेड टू हेड या टेल टू टेल। तो यहाँ पे ये इसका टेल और इसका टेल, टेल टू टेल एंगल बराबर है। यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। क्या ये करेक्ट है? हम बोलेंगे करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एंगल कहाँ से मेजर किए जाते हैं? हेड टू हेड या टेल टू टेल। ये टेल टू टेल हो गया, ये हेड से हेड जुड़े हैं, तो 120 बराबर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वेक्टर ए बी दोनों के बीच का एंगल 150 है, तो ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि अभी हमने देखा एंगल कैसे मेजर किए जाते हैं, हेड टू हेड या टेल टू टेल। यहाँ पे ये हेड है और ये टेल है। ठीक है। तो हेड टेल एंगल मेजर नहीं होता। तो अब क्वेश्चन आएगा कि सर तो फिर कितना एंगल होगा ए और बी के बीच का? ठीक है। तो उसके लिए सिंपली हमने अभी जो कंसेप्ट किया पैरेलल शिफ्ट वाला, वो अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? ये जो वेक्टर ए है इसको हम ऊपर की ओर ले जाएंगे जिससे करके एंगल चेंज ना हो। तो ए पहले नीचे था, ऊपर ले गए। क्यों ऊपर ले गए? तभी जाके तो टेल टू टेल दोनों के मैच होंगे और तभी जाके तो टेल टू टेल हम एंगल मेजर कर पाएंगे। तो ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, तो ये कितना था? 150, और ये पूरा कितना है? 180। तो 180 में से 150 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, या फिर दूसरा भी मेथड है, ये जो बी है उसे हम पीछे ले आएंगे तो भी 30 डिग्री हमें मिल जाएगा, तब हेड टू हेड आ जाएगा। ये इसका हेड होगा, ये पीछे आ जाएगा, हेड टू हेड। ऐसे भी कर सकते हैं पैरेलल शिफ्ट हम। अच्छा, नेक्स्ट है 120। ये भी आंसर गलत होगा। क्यों? टेल हेड है, हेड टेल है, हमें तो हेड टू हेड या टेल टू टेल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए वापस से ये जो वेक्टर ए है उसे हम पैरेलल शिफ्ट कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर ले गए, पहले यहाँ था फिर यहाँ ले लिया, अब यहाँ ले लिया, तो ये 120, ये पूरा कितना हो जाएगा? 180 के बराबर। तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 हमें आंसर मिल जाएगा। या फिर दूसरा मेथड भी है, हम क्या कर सकते हैं, ये वेक्टर भी है उसे पीछे किसका लेंगे? तो हेड टू हेड, तो वो भी हमारा 60 डिग्री हमें एंगल मिल जाएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि हमें ऐसे दो वेक्टर दिए गए हैं।
ठीक है, टेल टू टेल है ये 60 है और ये भी टेल टू टेल है 300 है। तो अब क्वेश्चन आएगा तो कंसेप्ट तो हमारा क्या बोलता है, टेल टू टेल या हेड टू हेड लेना है। तो यहाँ पे दोनों पे टेल टू टेल और हेड टू हेड तो लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ 60 और यहाँ 300 है, दोनों में से करेक्ट कौन सा लेना है? तो दोनों में से करेक्ट होगा ये वाला। क्यों करेक्ट होगा ये वाला? तो एक लाइन याद रखना, ऑलवेज मिनिमम एंगल इज कंसिडर्ड। दोनों में से मिनिमम कौन सा है? 60, तो 60 मिनिमम एंगल ही हमें हमेशा कंसिडर करना है, हेड टू हेड या टेल टू टेल। अगर ना हो तो पैरेलल शिफ्ट करके हम कंसिडर कर लेंगे। अब यही कंसेप्ट के बेस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे करके ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी बी सी एंड ए डी। हमें एंगल्स कुछ फाइंड करने हैं और ये वाला डायग्राम हमें देके रखा है। यहाँ पे सी एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 है, डी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 है और ए वेक्टर ऐसे कुछ अलग से देके रखा है। और हमें क्या पूछा है? ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल, यानी हमारा बी और सी के बीच का और ए और डी के बीच का, ए और डी के बीच का। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे, ठीक है, टेल टू टेल या हेड टू हेड एंगल मेजर होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? वही डायग्राम बना दिया और ए को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए। यहाँ पे नहीं रख सकते, क्यों नहीं? तो एंगल हम मेजर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेड आ जाएगा और टेल आ जाएगा। तो ऐसे करके हम इसे यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल देख सकते हैं 90 डिग्री है, तो आंसर सीधा 90 डिग्री लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एंगल बिटवीन बी एंड सी, यानी ये बी और ये सी के बीच का एंगल। अब बी और सी का ये वाला एंगल हम नहीं निकाल सकते, क्यों? ये बड़ा वाला एंगल है, हमें तो छोटा वाला एंगल चाहिए, टेल टू टेल वाला, ठीक है। तो कितना है? ये 90 है और ये प्लस 30 है, तो 90 प्लस 30 120 आंसर आ जाएगा। दूसरा कौन सा पूछा है? एंगल बिटवीन ए एंड डी। तो एंगल बिटवीन ये रहा ए हमारा और ये रहा डी। अब ए एंड डी हम ये वाला बड़ा वाला एंगल नहीं निकाल सकते, हमें तो छोटा वाला एंगल चाहिए। तो छोटा वाला एंगल कैसे निकालेंगे? ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। तो 180 में से हम 60 प्लस 30 को माइनस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। 180 में से 60 प्लस 30 माइनस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 90 डिग्री, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। तो शायद से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में। अगर हमें दो वेक्टर देके रखे हैं और उसे अगर हमें ऐड करना है तो उसके लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड को बोलते हैं हेड टेल मेथड, बाद में हम दूसरी मेथड देख लेंगे। पहले तो सब ऐड करना है हमें अगर दो वेक्टर को, तो फर्स्ट मेथड हेड टेल क्या है वो देख लेते हैं। तो हेड टेल मेथड यानी क्या? तो सबसे पहले वेक्टर को ऐड करना यानी क्या, कि जैसे कि एक वेक्टर बनाया है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, जिसका डायरेक्शन ये है, इसको बोल देंगे फर्स्ट वेक्टर। ये फर्स्ट वेक्टर को हमें ऐड करना है किसमें? सेकंड वेक्टर में, जिसका मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन है और डायरेक्शन ये है। दोनों को ऐड करना है तो फर्स्ट मेथड कौन सी है? हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड में क्या करना है? एकदम सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले तो हम फर्स्ट वेक्टर बना देंगे, ये रहा फर्स्ट वेक्टर। बाद में सेकंड वेक्टर जो हम बनाएंगे वो हमेशा फर्स्ट वेक्टर के हेड से बनाएंगे। सेकंड वेक्टर जो बनाएंगे हम वो हमेशा फर्स्ट वेक्टर के टेल से बनाएंगे, ठीक है। बाद में एडिशन हम कर रहे हैं, यानी उसका कुछ आंसर आएगा, यानी ये दो वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तब कुछ उसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो वो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की ओर हमें बनाना है, जो हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट। बस तो इतना ही हमें याद रखना है। वही यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, क्या लिखा है? कनेक्ट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विथ टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। वही किया, कनेक्ट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विथ द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। बाद में क्या बोला? देन रिजल्टेंट यानी एडिशन जो हुआ है उसका आंसर, देन रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। कहां से स्टार्ट होगा? टेल से। कहां से? फर्स्ट वेक्टर के टेल से। कहां पे जाएगा? सेकंड वेक्टर के हेड पे जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड किया तो उसका कुछ आंसर आया, उसका कुछ डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन तो हमें पता है ये डायरेक्शन में है, कुछ एंगल होगा इसका, ठीक है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल सा इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो ये कितना है? 90 एंगल पे है, तो पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस से हमें इसका आंसर मिल जाएगा रिजल्टेंट आर का। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर, तो यानी r का आंसर हमें कितना मिल जाएगा? 13 न्यूटन। तो रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा। तो इसके बेस पे ही एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको।
क्या है, अ पर्सन मूव्स 3 मीटर इन ईस्ट, यानी एक इंसान है वो 3 मीटर कहाँ जा रहा है, ईस्ट में ऐसे जा रहा है, ये ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन समझने के लिए बनाई है। देन 4 मीटर इन नॉर्थ, बाद में नॉर्थ में कितना जा रहा है, 4 मीटर इन नॉर्थ जा रहा है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, उसका हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो कैसे करेंगे, सबसे वापस से दो वेक्टर हमारे पास आ चुके हैं, अब दो वेक्टर को ऐड करेंगे हम। कैसे ऐड करेंगे, फर्स्ट वेक्टर बना दिया यहाँ पे 3 मीटर वाला, सेकंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के हेड से बनाया, ऐसे करके कुछ ऐसे, बस ये दो पॉइंट हमारे क्या हो गए, ए और सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो एक रिजल्टेंट बना देंगे जो स्टार्ट होगा फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर की हेड की तरफ। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट ढूंढना है। रिजल्टेंट कैसे ढूंढते थे हम, कि r का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी r इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो आई होप ये जो हेड टेल मेथड है वो अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो हेड टेल मेथड है उसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, कि ये जो एडिशन, जो हम वेक्टर को एडिशन कर रहे हैं वो तभी यूज कर पाएंगे ये मेथड को कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो वेक्टर को अगर ऐड करना है, अगर 90 डिग्री है तभी हम ये मेथड का यूज कर पाएंगे। यहाँ पे भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है नॉर्थ ईस्ट, तभी हम रिजल्टेंट फाइंड कर पाएंगे, जो हमारा एडिशन है दो वेक्टर का कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि अगर दो वेक्टर को ऐड करना है हमें और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 नहीं है, तब क्या करें, तब ये मेथड हम यूज में नहीं ले सकते। तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 नहीं है तब हम नेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे, मेथड 2, जिसे हम बोल देंगे पैरेललोग्राम लॉ। तो ये पैरेललोग्राम लॉ हम कोई भी केस में लगा सकते हैं। अगर 90 एंगल है दो वेक्टर के बीच का तब भी ये काम आएगा, अगर 90 नहीं है तब भी ये काम आएगा। तो ये लॉ क्या है वो देख लेते हैं। वापस से हमें क्या करना है, दो वेक्टर को ऐड करना है। तो यहाँ पे वेक्टर ए है, यहाँ पे वेक्टर बी है, कोई भी ए वेक्टर बी वेक्टर दे के रखे हैं। जैसे कि ये एक वेक्टर ए दिया हुआ है, यहाँ पे एक बी वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वेक्टर की जो टेल है उसे हम ज्वाइन कर देंगे पैरेलल शिफ्ट करके। तो दोनों वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करके ज्वाइन कर लिया। बाद में क्या करेंगे, हम इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना देंगे, कंप्लीट कर देंगे। कैसे, ये ऐसे ये डायग्राम आ गया, अब ए को ऐसे शिफ्ट करेंगे और बी को ऐसे शिफ्ट करेंगे तो एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम तैयार हो गया हमारा। हमें तो ऐड करना है यानी रिजल्टेंट ढूंढना है। तो रिजल्टेंट हमेशा ये जो डायगोनल है वहां से ऐसे स्टार्ट होगा और ये हेड पे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिजल्टेंट। दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तब मिलेगा, जो 90 नहीं है। सपोज अगर 90 होता तो हम हेड टेल मेथड यूज कर लेते, यहाँ पे 90 नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने पैरेललोग्राम बनाया इमेजिनरी। बाद में ये जो डायगोनल है वो हमें रिजल्टेंट का वैल्यू बताएगा, और ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, अल्फा से मिलेगा। ठीक है, तो क्या है क्या मेथड वो अभी हमने शॉर्ट में देख लिया, यहाँ पे लिख के रखा है कि ज्वाइन टू वेक्टर्स टेल, दोनों वेक्टर की टेल, दोनों वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना है। कैसे, एज एन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट यानी पास पास की साइड हो, ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। फिर क्या करना है, कंप्लीट द इमेजिनरी पैरेललोग्राम। इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, शिफ्ट करा के, पैरेलल शिफ्ट करा के। बाद में जो डायगोनल होगा स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल, टेल से जो डायगोनल स्टार्ट होगा हेड की ओर, head gives the direction and magnitude of resultant vector। बस सिंपल सी चीज है, दो वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर लो, एडजेसेंट साइड है दोनों एक दूसरे की, ऐसे पैरेलल शिफ्ट करके इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। बाद में रिजल्टेंट वेक्टर टेल से बनाओ हेड की टूवर्ड्स, दो वेक्टर का एंगल थीटा, डायरेक्शन रिजल्टेंट का अल्फा बोल देना, हो गया काम। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढे। इसका मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए हमें ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, बाद में इसका प्रूफ भी देख लेंगे। तो अभी याद रख लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, यानी r का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा जो है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल है, a और b के बीच का एंगल है, ना कि ये। ठीक है, तो ये इक्वेशन याद रखेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड r का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा एंगल दो वेक्टर के बीच का। अब क्वेश्चन आएगा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, वेक्टर के पास तो डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला ये रहा,
ये अल्फा ढूंढना है, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा। जिसके साथ एंगल नहीं है उसका साइन कंपोनेंट b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। याद रखना है, बाद में प्रूफ देख लेंगे, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन शायद से आपको याद हो गए होंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। तो ये दो इक्वेशन का यूज कैसे किया जाता है वो न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन ईच। दो फोर्स है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 6 न्यूटन है। एक्ट एट अ पॉइंट एज शोन इन फिगर। ये यहाँ पे फिगर देके रखिए हमें, ठीक है। दो फोर्सेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 6 न्यूटन ईच है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 है। तो हमें पूछा क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर हमें ढूंढना है। रिजल्टेंट वेक्टर ढूंढना है यानी क्या, उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन होगा, यानी आर का वैल्यू चाहिए और अल्फा का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी टेल टू टेल कनेक्टेड है, तो वही डायग्राम यहाँ पे टेल टू टेल कनेक्ट करके बना दिया। ए 6 है, बी 6 है। बाद में क्या करना है, पैरेलल शिफ्ट करके बी को यहाँ ले गए, ए को यहाँ ले गए, इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। बाद में रिजल्टेंट कैसे हम ड्रॉ करते हैं, टेल से स्टार्ट करके, डायगोनल के टेल से स्टार्ट करके हेड की ओर, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। और दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 60, और ये अल्फा हमें ढूंढना है और आर भी हमें ढूंढना है। अब मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढेंगे, अभी देखा था आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए कितना है 6, बी कितना है 6 का स्क्वायर 2a 6 b 6 cos थीटा। थीटा कितना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर 60, ठीक है। ये कितना हो गया 2 टाइम्स 6 का स्क्वायर, ये हो गया 2 टाइम्स 6 का स्क्वायर। cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 6 का स्क्वायर। फिर r चाहिए तो r इक्वल अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3 6 का स्क्वायर, यानी r का आंसर आ जाएगा 6√3। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कैसे ढूंढना है, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। b कितना है 6 है, sin थीटा कितना है, दो एंगल के बीच का, दो वेक्टर के बीच का एंगल 60, a 6 b 6 cos 60, ठीक है। बाद में 6 इंटू sin 60 का वैल्यू √3/2 डिवाइड बाय 6 प्लस 6 cos 60 का वैल्यू 1/2। यहाँ से ये 3 से जाएगा तो 3√3 आ जाएगा, ये 2 जाएगा तो ये 3, तो नीचे 9 आ जाएगा। ये वापस से किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो ये √3/3 आ गया। और √3 और ये 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो √3 कैंसिल, तो 1/√3। अल्फा इज इक्वल टू 10 को वो साइड ले जाएंगे तो 1/√3। अब 10 का वैल्यू 1/√3 कब आता है, तो हमें पता है 30 डिग्री पे, यानी ये जो एंगल है, डायरेक्शन है, वो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। इस पे से एक इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी पड़ेगी, क्या, कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमेशा दोनों को बाइसेक्ट करेगा। यहां से 6, यहां से 6, तो और 60 है, 60 को बाइसेक्ट यानी इक्वल पार्ट में 30 में डिवाइड करेगा। अगर यहाँ पे 10 न्यूटन होता और यहाँ पे 6 न्यूटन होता, तब रिजल्टेंट इसके पास से पास होता। दोनों बराबर है तो बीच में से रिजल्टेंट निकलेगा 30-30 पे से। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। आगे हम जो इक्वेशन हमने देखे थे, कौन से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये tan अल्फा का इक्वेशन कहाँ से आया, उसका प्रूफ भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं, तो प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी वेक्टर का टेल कनेक्ट कर देंगे। ए को पैरेलल शिफ्ट करा दिया, बी को पैरेलल शिफ्ट करा दिया, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। रिजल्टेंट टेल से होते हुए हेड की ओर बना दिया रिजल्टेंट। दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा मान लिया और डायरेक्शन जो है वो अल्फा मान लिया, ठीक है। अब ये ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर होगा, ये बी वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर होगा। अब यहां से यहां हम ले गए, यानी पैरेलल शिफ्ट किया, यानी अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, दोनों एंगल चेंज नहीं हो रहे हैं, तो पैरेलल शिफ्ट हम बोल सकते हैं ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके हम एक परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन से ऐसा कुछ हम ट्राइंगल जैसा शेप बना देंगे। अब ये जो डिस्टेंस है, एसएम का डिस्टेंस, ये कितना है, बी कॉस थीटा है। कैसे आया देख लेते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल जो हमारा है एसआरएम या फिर आरएसएम, कोई भी लिख सकते हैं, आरएसएम, ये ट्राइंगल की बात करें, ये वाले ट्राइंगल की बात करें, तो उसमें cos थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू हम SM बाय SR लिख सकते हैं। हमें चाहिए क्या, SM का वैल्यू, तो SM को सब्जेक्ट बनाएंगे तो SR cos थीटा हो जाएगा। SR का वैल्यू किसके बराबर है, S और हमारा R,
किसके बराबर है, बी के बराबर। तो एस आर बी कॉस थीटा यानी एस एम कितना हो गया, बी कॉस थीटा, एस एम कितना हो गया, बी कॉस थीटा। समझ में आ गया। अब हम बोल देंगे कि ये आर एम जो है वो बी साइन थीटा के बराबर है। वो कैसे, वो देख लेते हैं। वापस से वही ट्राइंगल पकड़ेंगे हम, एस आर एम आर एस एम या एस आर एम, उसके अंदर साइन थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, आर एम बाई एस आर। आर एम बाई एस आर हमें क्या चाहिए, एस आर चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, आर एम चाहिए, हमें आर एम चाहिए। आर एम को सब्जेक्ट बनाया तो एस आर साइन थीटा, एस आर कितना है, एस आर अभी देखा बी के बराबर, तो बी साइन थीटा, तो हमारा आर एम कितना आ गया, आर एम बी साइन थीटा के बराबर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, पी आर एम। पी आर एम, इसकी अगर बात करें तो इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। कैसे, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर, पी एम का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर क्या है, पी आर किसके बराबर है, आर के बराबर, तो यहाँ पे लिख लिया आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर, यानी पी एम ये किसके बराबर है, ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर, ए प्लस बी कॉस थीटा, और पूरे का स्क्वायर कर देंगे। आर एम किसके बराबर है, बी साइन थीटा के बराबर, पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, तो वो लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ठीक है, तो 2ab cos थीटा कर दिया। समझ में आ रहा है आपको शायद से, ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ए स्क्वायर एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, तो बी स्क्वायर कॉमन निकालने पे यहाँ पे cos थीटा बच गया, यहाँ पे साइन थीटा बच गया, प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये पूरा वैल्यू 1 हो गया, तो बी स्क्वायर इंटू 1 और 2ab cos थीटा, तो हमने ये देख लिया था पहले ही, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आता है। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करें, tan अल्फा की बात करें, तो वापस से यही ट्राइंगल देखेंगे हम, उसमें tan अल्फा का कितना वैल्यू होगा, tan अल्फा का, वही ट्राइंगल में tan अल्फा का वैल्यू आर एम बाई पी एम, आर एम बाई पी एम। आर एम कितना है, बी साइन थीटा, तो आर एम की जगह बी साइन थीटा लिख लिया। पी एम कितना है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये ए प्लस बी कॉस थीटा तो हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब हम चले जाते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। दो मेथड से आपने देखा, हेड टेल मेथड देखा, ठीक है, वो कब काम आता है, 90 डिग्री होना चाहिए दो वेक्टर के बीच का एंगल। दूसरा देखा हमने पैरेललोग्राम वाला मेथड, पैरेललोग्राम में क्या था, कोई भी एंगल हो हम ऐड कर सकते हैं, सिंपली पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, डायगोनल से रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो याद रखना एक चीज कि वेक्टर को हमेशा ऐड किया जा सकता है, उसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता नहीं है। कभी भी हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें तो सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करेंगे, तो उसके लिए हम बोल देंगे कि a प्लस बी पॉसिबल है, वेक्टर a प्लस बी पॉसिबल है, लेकिन a माइनस बी पॉसिबल है नहीं। तो क्या पॉसिबल है, ऐड पॉसिबल है। तो हम बोल देंगे, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम बोल देंगे वेक्टर a प्लस माइनस बी कर सकते हैं हम, वेक्टर a प्लस माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर a माइनस वेक्टर b, यानी हो तो रहा है सब्ट्रैक्शन, लेकिन एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन, वेक्टर का एडिशन हम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं। ठीक है, तो अगर a माइनस बी चाहिए तो वेक्टर a को किस में ऐड करना पड़ेगा, माइनस बी में ऐड करना पड़ेगा, तब a माइनस बी हमें मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे करें, a प्लस बी तो समझ में आ रहा है, a प्लस माइनस बी कैसे करें। तो उसके लिए यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये हो गया हमारा वेक्टर a, ये हो गया हमारा वेक्टर b। ठीक है, सपोज करते हैं ये एंगल थीटा है, वेक्टर a वेक्टर b, हमें क्या करना है, a माइनस बी करना है, a माइनस बी तो कर नहीं सकते, तो a प्लस माइनस बी करना है। ठीक है, यानी a तो प्लस में है, a तो प्लस में है, माइनस बी यानी ये हमारा जो माइनस, ये प्लस बी है, माइनस बी यानी इसका ऑपोजिट माइनस बी, अगर ये डायरेक्शन प्लस तो ये डायरेक्शन माइनस, तो माइनस बी। अब हमारे पास दो वेक्टर आ चुके हैं, प्लस ए और माइनस बी। बस अब क्या करेंगे, इमेजिनरी पैराग्राम खत्म करेंगे, ए को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आए, बी को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आए, बाद में टेल से स्टार्ट करेंगे, डायगोनल जो हमारा रिजल्टेंट बताएगा। तो रिजल्टेंट क्या बताएगा हमें, ए एडिशन ही है ना ये, अल्टीमेटली अभी हमने पढ़ा एडिशन, a प्लस माइनस बी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a प्लस माइनस बी है, यानी r इज इक्वल टू a माइनस बी।
अब यहाँ पे इक्वेशन कौन से चेंज होंगे वो देख लेते हैं। एडिशन वाले में हमने ये देखा, अभी प्रूव किया, tan अल्फा का वैल्यू भी यही प्रूव किया हमने। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सेम इक्वेशन होगा, खाली यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, और ये जो अल्फा है यहाँ सेम इक्वेशन होगा, यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा सब्ट्रैक्शन में। बस इतना याद रखना है, ठीक है। बस तो ये इक्वेशन के बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे करके और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या दिया है, अ कार रन्स एट 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट, ठीक है। तो एक कार है जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट में जा रही है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का डायग्राम बना के रखा है, 5 मीटर की पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट में जा रही है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 के बराबर। सपोज बोलते हैं v1 वेलोसिटी से जा रही है ईस्ट में, बाद में टेक्स अ शार्प टर्न टू नॉर्थ, बाद में ऐसे जा रही है तो शार्प टर्न ले लेती है ऐसे, कितना v2 वेलोसिटी से, कितना है 5 मीटर है, एंड कंटिन्यूस एट 5 मीटर पर सेकंड, टर्न लेके 5 मीटर पे वापस से ये जा रही है। क्या पूछा है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार, कार की जो वेलोसिटी चेंज हुई उसका आंसर फाइंड करो। दोनों की स्पीड तो सेम है, तो स्पीड तो चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसे कैसे हम फाइंड करें, चेंज इन वेलोसिटी यानी क्या, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू व्हाट, v2 माइनस v1। डेल्टा वी क्या, ये क्या हो गया, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो नहीं सकता, हम क्या बोल देंगे v2 प्लस माइनस v1, तो v2 माइनस v1 आ जाएगा। ये डेल्टा वी क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्टेंट बता रहा है ये तो, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, तो पहले तो हम टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। v1 ऐसे है तो v1 ऐसे बना दिया, और ये ऐसे बना दिया v2, तो v2 बना दिया। दोनों कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया। ऐड करना है हमें दो वेक्टर को ऐड करना है, पैरेललोग्राम का लॉ का यूज करना है। अच्छा, क्या ये दो वेक्टर को ऐड करना है, हम बोलेंगे नहीं, हमें तो v2 माइनस v1 चाहिए। तो v2 कौन सा है हमारा, ये तो डायरेक्शन एज इट इज है, माइनस v1 करना है, यानी ये प्लस v1 है तो ये माइनस v1 हो जाएगा, ठीक है। यानी अब हमारे पास ऐसे दो वेक्टर आ चुके हैं, ठीक है, टेल टू टेल कनेक्टेड है। हमें क्या करना है, इमेजिनरी पैरेललोग्राम खत्म करना है, ये ऊपर ले गए, इसको यहाँ ले गए, टेल से स्टार्ट करेंगे, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि यहां से हमें किसका आंसर मिलेगा, v2 प्लस माइनस v1, यानी v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी का आंसर मिल जाएगा। बस अब रिजल्टेंट चाहिए, यानी चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, उसका इक्वेशन अभी हमने देखा कौन सा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। a स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करना है हमें, ठीक। अब यहाँ पे a कितना है, 5 है, b भी कितना है, 5 है, ये a 5 b माइनस 5, क्यों माइनस 5, ये डायरेक्शन में लिया इसलिए हमने, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, बट ऑब्वियस, तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री लिख लिया। तो ये पूरा टर्म cos 90 कितना होता है, 0, तो ये पूरा टर्म निकल गया, 0 डिग्री नहीं, 0 होता वैल्यू। तो ये 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 2 टाइम 5 स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, जो कि रिजल्टेंट का होगा 5√2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कि अगर हमें यहाँ पे एक मिस्टेक किया हमने, कौन सा, कि ये जो साइन है ये कौन सा होगा हमारा, नेगेटिव साइन, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम तो नेगेटिव साइन। फिलहाल तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आंसर में, क्यों, cos 90 0 है तो पूरा टर्म तो निकलने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस साइन कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैं अच्छे से कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। हो गया। अब इसका एंगल ढूंढना है, कौन से एंगल पे होगा रिजल्टेंट, तो उसके लिए इक्वेशन था tan अल्फा b sin थीटा डिवाइड बाय a माइनस b cos थीटा। b कितना है, 5 है, sin 90, 5 माइनस 5 कर दो, वैल्यू देके रखी है, 5 से 5 कैंसिल, 1 अल्फा को वो साइड यहाँ से रखो, tan इनवर्स 1, tan का वैल्यू 1 कब होता है, 45 पे, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कितना एंगल होगा, 45 पे। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं क्या, ये 5 है, ये 5 है, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट कैसा होगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी टोटल 90 है, 45 पे बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी क्या, सपोज एक वेक्टर हमारे पास है, कुछ ऐसे एंगल पे है, वो वेक्टर को अगर हम उसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हम बोल देंगे कि हमने दिए गए वेक्टर को रिजोल्व कर दिया है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी क्या, कि जब वेक्टर को हम उसके दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, x कंपोनेंट y कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, तो उसे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे कुछ ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं, कुछ एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल के साथ,
ठीक है। तो ये जो f है उसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वेक्टर दिए गए वेक्टर को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करना यानी दो कंपोनेंट में तोड़ना। तो यहाँ पे f को हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, उसके पास दो कंपोनेंट होंगे। कौन से कंपोनेंट? पहला तो x कंपोनेंट, तो यहाँ पे लिखा है x डायरेक्शन का कंपोनेंट जिसे fx से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा y डायरेक्शन का कंपोनेंट जिसे हम fy से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दो कंपोनेंट आ चुके हैं, तो ये जो ओरिजिनल वेक्टर था हमारा वो किसके बराबर होगा? ये fx और fy के बराबर, यानी जो f होगा किसके बराबर होगा? fx और fy के बराबर। यानी कि दिए गए वेक्टर को जब हम उसके दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं? रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, जो x कंपोनेंट होगा fx, उसका वैल्यू याद रखना f cos थीटा के बराबर होता है। y कंपोनेंट जो होगा fy, उसका जो वैल्यू होगा f sin थीटा के बराबर होगा। और जो मैग्नीट्यूड होगा f का, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। मैग्नीट्यूड जो होगा ये क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। कितना वैल्यू है? 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 25 न्यूटन, ये वैल्यू नहीं बता रहा, ठीक है। तो वो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर के बराबर होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे एफ एक्स का वैल्यू इतना होता है, एफ वाई का वैल्यू इतना होता है, कैसे मैग्नीट्यूड इतना होता है। तो उसका प्रूफ एनसीईआरटी में देके रखा है, तो थोड़ा देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये तीन चीज को प्रूव करना है, एफ एक्स बराबर इतना, एफ वाई बराबर इतना और मॉड एफ बराबर इतना। तो उसके लिए वापस से क्या करेंगे? ये वाला जो डायग्राम था, ये f बना दिया, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक तो fx हो गया और एक fy हो गया, ठीक है। यानी अब हमारे पास दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर और एक वेक्टर, दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? पैरेललोग्राम इमेजिनरी बनाएंगे, ये डायगोनल, यानी ये एक्चुअल में रिजल्टेंट बन जाएगा दोनों वेक्टर का। आई होप बात समझ में आ गई होगी। और दोनों वेक्टर के एंगल, बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे एंगल थीटा है, ये वाला f के साथ x कंपोनेंट का, तो x कंपोनेंट थीटा ही रहने वाला है। ये वाला ट्राइंगल, नीचे का ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल है? ABC। इसके अंदर cos थीटा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? AC बाई AB, AC बाई AB, AC बाई AB। AC कितना है? fx। AB कितना है? f के बराबर है। हमें क्या चाहिए? हमें तो fx चाहिए, तो fx को सब्जेक्ट बनाओ, किसके बराबर होगा? f cos थीटा के बराबर। तो यहाँ पे आ गया fx किसके बराबर होता है? f cos थीटा के बराबर, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर ये थीटा है तो ये Z शेप है, ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा। अब हम ये ट्रायंगल ABD के बारे में बात कर लेते हैं। ABD में अगर हम साइन थीटा की वैल्यू ढूंढेंगे तो कितना होगा? AD बाई AB होगा, AD बाई AB। AD FY है, AD FY है, AB कितना है? F के बराबर है। हमें FY चाहिए तो FY को सब्जेक्ट बनाओ, F साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे FY किसके बराबर है? F साइन थीटा के बराबर है। और बाद में मैग्नीट्यूड जो F है हमारा रिजल्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन याद रखा था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस वही रखेंगे। आर स्क्वायर यानी रिजल्टेंट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab cos थीटा, 2fx cos थीटा। यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। क्यों? cos 90, थीटा कितना है? दो वेक्टर के बीच का एंगल 90, cos 90 कितना होता है? 0। तो यहाँ पे cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो पूरा टर्म निकल जाएगा। बस f किसके बराबर होगा? अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर के, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? जो दो कंपोनेंट हम ले रहे हैं, दिए गए वेक्टर को दो कंपोनेंट में जो हम तोड़ रहे हैं, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, ये दो कंपोनेंट हमेशा कैसे होंगे? हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। बस इतनी बात हमें याद रखनी है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, ठीक है। अब ये जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने कंसेप्ट पढ़ा, उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो और कंसेप्ट अच्छे से चमक जाएगा। यहाँ पे है एक वेक्टर दिया है जिसका वैल्यू 10 है, जो 30 डिग्री बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बनाता है। फाइंड टू कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर्स, यानी ये जो ए हमारा देके रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ 30, उसके दो कंपोनेंट कौन से होंगे? ax और ay। तो हमें ax और ay की वैल्यू ढूंढनी है एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड भी इसका ढूंढना है। मैग्नीट्यूड अभी देखा था, f का मैग्नीट्यूड क्या था? अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर था। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? अंडर स्क्वायर रूट ऑफ दो कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर ऐड कर लो, ठीक है। अभी हमने जस्ट देखा, यहाँ पे देखा ना हमने, यहाँ पे देखा ना, f का मैग्नीट्यूड अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, इसका और इसका स्क्वायर और अंडर स्क्वायर रूट में, तो ये f मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। तो बस वही करना है हमें यहाँ पे। अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री है,
हमें इसके दो कंपोनेंट ढूंढने हैं, ax और ay। अभी हमने देखा ये वाला कंपोनेंट कौन सा था, a cos थीटा था, ठीक है। ये कंपोनेंट a cos थीटा और ये a sin थीटा। a कितना है, 10 है, cos थीटा 30 है, √3/2 आ जाएगा, ये 5 से जाएगा तो ये 5√3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ए वाई ये कंपोनेंट ये कितना होगा, ए साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे लिखा है ए साइन थीटा, ए 10 आ गया, 30 साइन 30 1/2, ये कैंसिल तो 5 के बराबर आ गया, ठीक है। अब दूसरी बात सुनना कि अगर डायग्राम में ऐसे करके ये एंगल 30 अगर दिया है और ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा ए एक्स और ये हमारा ए वाई, तब ये जो एंगल दिया है उसके साथ वाला जो कंपोनेंट है वो कॉस कंपोनेंट होता है, ए कॉस 30, ठीक है। यानी एक चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, कौन सी, जिसके साथ एंगल वो कॉस कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल वो कॉस कंपोनेंट, और जिसके बिना का एंगल, यहाँ पे एंगल है नहीं तो ये कौन सा कंपोनेंट, ए साइन थीटा। जिसके साथ एंगल दिया है तो वो कॉस कंपोनेंट और जिसके बिना का है वो साइन कंपोनेंट। वापस से एक बार, जिसके साथ एंगल है वो कॉस कंपोनेंट ए कॉस थीटा और जिसके साथ नहीं है ए साइन थीटा, साइन कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढेंगे, ये रहा ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू ए एक्स की ढूंढ ली हमने, रख दी, यहाँ पे ए वाई की वैल्यू ढूंढ ली, रख दी हमने, बस सिंपल कैलकुलेशन किया, हमने आंसर ढूंढ लिया, मैग्नीट्यूड कितना, 10 न्यूटन के बराबर। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज हम समझ सकते हैं, कौन सी, अब भी हमने देखा था कौन सा, कि जो ए वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, ए एक्स प्लस ए वाई के बराबर होता है। शायद से रिजोल्यूशन में आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एफ, ये जो एफ है किसके बराबर है, एफ एक्स और एफ वाई के, दोनों को एडिशन करने पर मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने क्या देखा, जो ए है ए एक्स और ए वाई के बराबर होता है। ए एक्स और ए वाई को क्या किया हमने, सिंपली ऐड कर दिया तो हमें 10 न्यूटन प्रूव हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका प्रूव हो गया, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, आगे आता है हमारा यूनिट वेक्टर, जो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर यानी क्या, वेक्टर यानी क्या, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा यानी मॉड ए, इसके पास डायरेक्शन होगा यानी ए कैप। ए कैप अभी हमने देखा, जैसे कि एक्स डायरेक्शन को हमें बताना है तो उसके एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा, आई कैप होगा, जिसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, तो एस वेक्टर यानी क्या, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, ठीक है, उसे वेक्टर बोलेंगे। हमें तो यूनिट वेक्टर की बात करनी है तो यूनिट वेक्टर को हम सब्जेक्ट बना देंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जो डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है। तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर यानी ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, बस ऑर्थोगोनल वेक्टर यानी ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर यानी क्या, जिसका यूनिट और जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। जैसे कि एक्स वाई जेड, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप। ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो यहाँ पे लिख लिया आई परपेंडिकुलर जे परपेंडिकुलर के, उसे क्या बोल देंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर बोल देंगे। और आई का जो मैग्नीट्यूड होगा वही जे का मैग्नीट्यूड होगा, वही के का मैग्नीट्यूड होगा। क्यों, क्योंकि आई जे के कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो सारे के सारे मैग्नीट्यूड सेम होंगे और किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखा है यूनिट वेक्टर यानी 1 के बराबर, ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर और यूनिट वेक्टर यानी 1 के बराबर, ठीक है। अभी इसके बेस पे छोटे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन, एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट इट इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर के पास क्या होता है, हमारे पास एक वेक्टर है, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन हो गया ये वाला इक्वेशन, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना है, 10 के बराबर, डायरेक्शन कौन सी है, एक्स की डायरेक्शन। एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आता है, आई कैप। अभी देखा एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, तो 10 आई कैप। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन फोर्स का। नेक्स्ट है अ फोर्स हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन, यानी 10 न्यूटन का फोर्स है कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है। और वाई डायरेक्शन में कितना है इसका, 5 न्यूटन का। वाई डायरेक्शन में कितना है, 5 न्यूटन का फोर्स है। फाइंड एफ, यानी हमें एफ फाइंड करना है। यहाँ पे देखे रखा है एक्स और वाई में दोनों कंपोनेंट देके रखे हैं। तो अभी हमने इक्वेशन देखा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, f इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई होता है। एफ एक्स कितना है हमारा, 10 न्यूटन एक्स डायरेक्शन में, तो इसको एक्स डायरेक्शन में 10 इंटू आई कैप लिख सकते हैं, 10 इंटू आई कैप। और y में 5 है तो मैग्नीट्यूड 5 और y का यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, जे कैप। तो जे कैप, तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन या फाइंड एफ, हमने एफ ढूंढ लिया है, ठीक है।
आगे बढ़ लेते हैं। आगे है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन यानी क्या कि वेक्टर को ऐड करना। एक लाइन लिखी है यहाँ पे, क्या, वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शंस आर एडेड। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उसे सिंपली ऐड कर देना है। जैसे कि 2 न्यूटन का फोर्स ये डायरेक्शन में है, 5 न्यूटन का फोर्स ये डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सिंपली कोई भी लॉ नहीं लगाना, हेड टेल मेथड या फिर हमें पैरेललोग्राम का लॉ का यूज करना नहीं है, डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे 2 + 5 7 न्यूटन। ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर, दो वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग हो, जैसे कि यहाँ पे 2 न्यूटन ये डायरेक्शन में, 5 न्यूटन ये डायरेक्शन में, तब 2 + 5 7 नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? डायरेक्शन अगर सेम है तभी ऐड कर सकते हैं, वरना हम क्या लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, टेल से टेल मैच करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे डायगोनल बना के। ठीक है। अच्छा, यानी कि इन शॉर्ट क्या समझना है, सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर है तो ऐड कर देना बस। एक्स के साथ, एक्स डायरेक्शन में 2 वेक्टर है, ऐड कर देना। वाई डायरेक्शन में 3 वेक्टर है, ऐड करना। जेड डायरेक्शन में 5 वेक्टर है, पांचों को ऐड कर देना, कोई लॉ लगाना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ऐड वेक्टर ए 2i + 4j विथ बी 2i - 2j। अब कैसे ऐड करेंगे, तो ए वेक्टर लिख लिया, बी वेक्टर लिख लिया। ठीक है। अब ये कौन से वेक्टर से एक्स डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड कर दो। कैसे, 2 + 2 4 आ गया, आई एज इट इज। ये कौन से वेक्टर है, वाई डायरेक्शन में, ऐड कर दो, 4 + -2 होगा, यानी 2j। खत्म। नेक्स्ट है 3 वेक्टर देके रखे, ए बी और सी, तो तीनों वेक्टर को यहाँ पे लिख लिया। इन सबको ऐड करना है, कैसे करेंगे, वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शंस आर एडेड। यहाँ पे ये सारे के सारे एक्स डायरेक्शन के हैं, ऐड कर दो। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 + -1 कितना, 3। उसी तरीके से ये एक ही डायरेक्शन है, के है वाई, वाई में 3 + 2 कितना, 5, 5 + -2 3j हो जाएगा। और ये सारे z के हैं, इसको ऐड कर देंगे तो 5 + 2 7, 7 + -4 कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। अब मल्टी वेक्टर का एडिशन तो देख लिया, अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर के 2 टाइप होते हैं। कौन से 2 टाइप होते हैं, पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यानी क्या, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट यानी कैसा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, जिसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। अब क्या है चीज, वो समझ लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि हमें ढूंढना है 2 वेक्टर का, ए वेक्टर और बी वेक्टर देके रखे हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और कोई हमें पूछ ले कि ए डॉट बी कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला विदाउट एनी प्रूफ हमें याद रखना है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जहां पे थीटा जो होगा वो 2 वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर कोई हमें पूछ ले कि बी डॉट ए क्या होगा, तो बी से ए की ओर ये एंगल कितना है, पूरा 360 होगा, 360 माइनस थीटा, तो बी डॉट ए क्या होगा, मॉड बी मॉड ए कॉस 360 माइनस थीटा, और हमें पता है कॉस 360 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, यानी बी डॉट ए कितना हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों कैसे आ जाएंगे, दोनों सेम आ जाएंगे, यानी कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट के पास कैसी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए है, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट के पास है नहीं। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे कि अगर 2 वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर हो, जैसे कि वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर है, समझ लेते हैं कि वेक्टर ए का वैल्यू 1 यूनिट है, बी का वैल्यू भी 1 यूनिट है, तब अगर ए डॉट बी करेंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। और क्वेश्चन आएगा कैसे 0 आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है ए डॉट बी, तो क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी यानी 1 1 कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, यानी कि ए डॉट बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे कॉस 90 कितना, 0, यानी ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर है तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर अभी हमने देखे, ऑर्थोगोनल वेक्टर कौन से थे, आई जे दोनों परपेंडिकुलर, जे के परपेंडिकुलर, के जे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, आई डॉट जे करोगे दोनों के बीच का एंगल 90 होगा, जे डॉट के करोगे वापस से 90 एंगल आएगा, के डॉट आई करोगे वापस से 90 एंगल आएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब आई डॉट जे को क्या हम जे डॉट आई लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, अभी हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसको अल्टरनेट कर दो, के डॉट जे कर दो, आई डॉट के कर दो, उसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर 2 वेक्टर पैरेलल हो एक दूसरे के, तब a डॉट बी 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, क्योंकि पैरेलल है, 2 वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, यानी एंगल कितना है दोनों के बीच का,
0 है। यहाँ पे रख के देखते हैं A1 B1 दोनों पैरेलल है, एंगल कितना है, एंगल दोनों के बीच का 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री हो है एंगल तो cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। यानी कि पैरेलल वेक्टर कौन से I डायरेक्शन में 2 वेक्टर ले लो, या J डायरेक्शन में 2 ले लो, या K डायरेक्शन में 2 ले लो, Z डायरेक्शन में 2 ले लो, तो सारे का आंसर कितना आ जाएगा 1 के बराबर, यानी I डॉट I दोनों पैरेलल, एंगल कितना 0, cos 0 1, J डॉट J पैरेलल, K डॉट K पैरेलल, दोनों का आंसर सबका आंसर कितना आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्या, वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्या, जिसके पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। डायरेक्शन तो हम किससे ढूंढेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल से ढूंढ लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे A डॉट बी देखा तो वहां पे A क्रॉस बी देखेंगे, कॉस थीटा की जगह साइन थीटा लगा देंगे, बस A क्रॉस बी क्या हो गया, ए बी साइन थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्या याद रखना है, साइन थीटा लगाना है और यहाँ पे कॉस थीटा लगाना है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका प्रूफ है नहीं सिलेबस में, ठीक है। तो इससे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। डायरेक्शन कैसे मिलेगा, तो डायरेक्शन हमें मिलेगा राइट हैंड स्क्रू रूल से। कैसे, जैसे कोई बोल दे कि यहाँ पे 2 वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, हमें क्या ढूंढना है, A क्रॉस बी, तो A से B की ओर कर्ल करेंगे फिंगर को राइट हैंड के, तो थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, जो रिजल्टेंट होगा उसका। क्यों डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन था नहीं, क्यों स्केलर प्रोडक्ट था, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसमें डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का। ऐसे किया, बाहर आया, ठीक है, बाहर यानी आउट लिखा, आउटवर्ड कौन सा, सपोज सी वेक्टर है, यानी कि A क्रॉस बी करने पर हमें आंसर C मिलेगा। बाहर का आंसर हमने पॉजिटिव माना है, बाहर का परपेंडिकुलर टू पॉजिटिव माना है। उसी तरीके से अगर कोई पूछे हमें कि B क्रॉस A करना है, तो B से A कर्ल करना पड़ेगा। पहले A क्रॉस B था तो बाहर आया था, B से A कर्ल करेंगे तो बोर्ड के अंदर जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड तो C के बराबर आएगा, लेकिन यहाँ पे A क्रॉस B बाहर आया था पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पे B क्रॉस A नेगेटिव डायरेक्शन आएगा, तो डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है, ठीक है। दोनों का A क्रॉस B करो या B क्रॉस C करो, मैग्नीट्यूड तो C रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज हुआ यानी कि A क्रॉस B नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A है, जबकि यहाँ पे A डॉट B और B डॉट A सेम थे, क्योंकि डायरेक्शन था नहीं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम थे। यहाँ पे भी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम है नहीं, ठीक है। तो ये नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। उसी तरीके से अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे 1 आ जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर, सपोज A और B का 1 1 हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे A क्रॉस B क्या होता है 1 1 साइन, परपेंडिकुलर यानी साइन 90, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1 के बराबर, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। शायद से समझ में आ रहा है आपको, 90 डिग्री है इसलिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम अगर करते हैं I क्रॉस J, I क्रॉस J, I क्रॉस J ऐसे करेंगे तो K आएगा, I क्रॉस J K आएगा, तो यहाँ पे लिखा है I क्रॉस J K आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर J क्रॉस I करेंगे तो माइनस आएगा K, ठीक है, J क्रॉस I माइनस K, तो यहाँ पे J क्रॉस I माइनस K। यहाँ पे देखा ना, A क्रॉस B C है तो B क्रॉस A माइनस C है, तो I क्रॉस J K है तो J क्रॉस I माइनस K है, ठीक है। उसी तरीके से J क्रॉस K करेंगे, परपेंडिकुलर है, ठीक है, J क्रॉस K, J क्रॉस K, J क्रॉस के ये डायरेक्शन आएगा, I का डायरेक्शन, J क्रॉस A I आ जाएगा, उसका रिवर्स करेंगे तो माइनस I आएगा, ठीक है। K क्रॉस I करेंगे, ये रहा हमारा K क्रॉस I, यानी यहाँ से ऐसे करके हम कर्ल करेंगे, यहाँ से बोर्ड से दिखाना चाहूँ तो नीचे का प्लेन होगा ये K यहाँ पे, I यहाँ पे, K क्रॉस I ऊपर J आएगा, उसका रिवर्स कर लो, इंटरचेंज कर लो तो माइनस J चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन याद रखना जरूरी है, अगर याद नहीं रहता तो ये डायरेक्ट डायग्राम का हम यूज कर सकते हैं। कैसे, I J K बना दो, I क्रॉस J तो क्या आ जाएगा K, ठीक है, J क्रॉस K करोगे तो क्या आएगा I, ठीक है, J क्रॉस K तो I, यानी कि अगर हम ये डायरेक्शन में जा रहे हैं I क्रॉस J तो पॉजिटिव डायरेक्शन की आएगा, ठीक है, J क्रॉस K पॉजिटिव I आएगा, ठीक है। अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जैसे कि J क्रॉस I कर रहे हैं, J क्रॉस I कर रहे हैं ये डायरेक्शन में, J क्रॉस I तो माइनस K आ जाएगा, ठीक है। शायद से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल हो एक दूसरे के तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल में थीटा कितना होता है 90, थीटा कितना होता है 0, पैरेलल में दोनों वेक्टर पैरेलल है, थीटा 0 है, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, यानी पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि I दोनों पैरेलल 0, J क्रॉस J पैरेलल, K क्रॉस K पैरेलल, बस इतनी बात हमें याद रखनी है। अब इसके बेस पे से हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो और अच्छे से इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पे दो वेक्टर देके रखे हैं 2i प्लस 3j और b है 4i प्लस 5j। दोनों का क्या करना है, हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अभी हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लिया। सो 2i प्लस 3j 4i प्लस 5j डॉट करना है। सिंपल मैथमेटिक्स लॉ लगाना है, क्या है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 4 8 आ गया, i डॉट i आ गया, यहाँ पे लिख लिया। बाद में ये प्लस साइन है तो 2 5 10 कर दो, i डॉट j आ गया, ठीक है। बाद में प्लस साइन है तो 3 4 12 कर दो, 3 4 12 j डॉट i आ गया। बाद में यहाँ पे प्लस साइन है तो 3 5 15 कर लो, कौन सा है, j डॉट j, ठीक है। अच्छा, i डॉट i अभी हमने देखा i डॉट i कितना होता है 1, i डॉट j कितना होता है, i डॉट j 0, यहाँ पे 0, j डॉट i वो भी 0 हो जाएगा और j डॉट j कितना हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। ये दोनों टर्म निकल चुके हैं, 8 + 15 23 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। या फिर शॉर्टकट भी हम यूज कर सकते हैं, कौन सा, कि जो हमें पता है कि i j j k का ही आंसर आता है 1, बाकी सब तो 0 है, तो सिंपली हम लिख देंगे याद करने के लिए कि i विथ i हो, j विथ j हो या k विथ k हो, वही टर्म को मल्टीप्लाई करना है, बाकी को छोड़ देना है, क्यों 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे वापस से ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखा है, सिंपली 2 4 8 लिख लो, खत्म, बाकी का 0, ये 3 5 15 जे वाले टर्म है, आई वाले टर्म में लिखो तो आंसर 23 आ जाएगा। अब एक क्रॉस प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो वेक्टर वापस से देके रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ, और हमें क्या पूछा है, ए क्रॉस बी फाइंड करो, सिंपल सा। अच्छा, और उससे पहले हम ये याद रख लेंगे, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k 0, और ये वाला जो टेबल अभी हमने देखा था i j k वाला, ठीक है, ऐसे करके कुछ याद हो तो अब भी किया था, ऐसे साइकिल में हम जाते थे, ठीक है। और ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर करते थे और ये वाला नेगेटिव, तो ये यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख के रखा है आसानी के लिए। क्या करना है, क्रॉस करना है, सिंपल मैथ्स यूज करेंगे, 2 3 6 6, i क्रॉस i आ गया यहाँ पे। फिर बाद में यहाँ पे प्लस का साइन, 2 2 4, तो ये हो गया 4, i क्रॉस j आ गया। बाद में 2 3 6, कौन सा, i क्रॉस k आ गया। बाद में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन इसका 3 3 9, कौन सा, j क्रॉस i। बाद में प्लस का साइन, 3 2 6 6, j क्रॉस j। बाद में प्लस का साइन, 3 3 9, कौन सा, j क्रॉस k। बाद में प्लस का साइन, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 12, k क्रॉस i आ जाएगा। 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, कौन सा, k क्रॉस j आ जाएगा। और बाद में प्लस का साइन, 4 3 12, कौन सा, k क्रॉस k आ जाएगा, बस खत्म। 6 i क्रॉस i कितना होता है, अभी देखा 0, तो यहाँ पे 0 लिख लिया। 4 i क्रॉस j कितना होता है, i क्रॉस j k के बराबर, तो यहाँ पे k लिख लिया। फिर i क्रॉस k किसके बराबर होता है, i क्रॉस k माइनस j के बराबर, माइनस j लिख लिया। प्लस का साइन, j क्रॉस i किसके बराबर होता है, j क्रॉस i माइनस k के बराबर, तो माइनस k कर दिया। j क्रॉस j किसके बराबर, 0 के बराबर, तो 0 आ गया। j क्रॉस k किसके बराबर, j क्रॉस k i के बराबर, तो i लिख लिया। 12 एज इट इज लिख लिया। k क्रॉस i किसके बराबर, j के बराबर, तो j आ गया। फिर k क्रॉस j किसके बराबर, k क्रॉस j माइनस i के बराबर, माइनस i आ गया। 12 k क्रॉस k किसके बराबर, 0 के बराबर, बस। तो इसमें से हम मिला क्या, ये तो 0 हो गया, 4k आ गया, माइनस 6j आ गया, माइनस 9k, ये 0 प्लस 9 आ गया, प्लस 12j आ गया, ये माइनस 8i आ गया और ये 0 हो गया, बस। अब i वाले साथ में कर लेते हैं, तो i का 8i है माइनस में और 9i यानी 1i बचा। बाद में j वाला साथ में करते हैं, 12j माइनस 6j, तो 6j आ गया और लास्ट में 4k और माइनस 9k, तो माइनस 5k आ गया। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये प्रोसीजर बहुत लंबी है और ध्यान से हमें करना पड़ेगा, उसके लिए टेबल भी याद रखना पड़ेगा। उसका भी एक शॉर्टकट है, तो यहाँ पे लिख के रखा है पहले से ही मैंने। शॉर्टकट में कौन सा शॉर्टकट है, डिटर्मिनेंट मेथड का शॉर्टकट है, जिसमें क्या करेंगे, a क्रॉस b करना है तो सिर्फ डिटर्मिनेंट बना दो, ऊपर i j के डायरेक्शन लिख लो, बाद में वेक्टर a को यहाँ लिखो, वेक्टर b को यहाँ लिखो। वेक्टर a कौन सा है हमारा, 2 3 4, तो 2 3 4 लिख लिया। वेक्टर b कौन सा है, 3 2 3, तो 3 2 3 लिख लिया। i j के तो रख दिया हमने। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ये i वाला कॉलम पकड़ो, i वाला कॉलम पकड़ा तो i को ढका दो, यहाँ पे i लिख लो, i को ढका दो। बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 3 9, माइनस साइन लगाओ, 2 4 8, तो ये समझ में आ गया आपको इतना। बाद में j के लिए हमेशा नेगेटिव साइन लगा देना, j के लिए हमेशा नेगेटिव साइन लगा देना ऑलवेज। अब j की कॉलम को पकड़ा है तो j की कॉलम को ढक दो, ऐसे ढक दिया। बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 3
सो 6 माइनस 4, 3 4 जा 12, तो 6 माइनस 12 आ गया। बाद में प्लस साइन करो के लिए, ये वाला कॉलम ढक दो, ये वाला ढक दिया, तो 2 2 जा 4 हो गया, माइनस 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, खत्म। तो ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये -6 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो +6, और ये तो सेम आंसर हमें मिल सकता है अगर वो आपको मेथड समझ में आ गई हो तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी क्या, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, तब वो जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी के अंदर, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसके अंदर कुछ मोशन करता है, तो ऐसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोल देंगे। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर, तब ये जो ऑब्जेक्ट जो हमने फेंका वो अर्थ की जो ग्रेविटी है, नीचे जी लग रहा है यानी माइनस साइन हमने लगाया, हमने मोशन इन लाइन में पढ़ा था, साइन कन्वेंशन, नीचे माइनस ऊपर प्लस। तो जब ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर में मूव करेगा तो उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोल देंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पिक पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता, उसे हम एच मैक्स बोल देंगे, मैक्सिमम हाइट बोल देंगे। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, उसका इक्वेशन डिराइव कर लेंगे हम, जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। बाद में ये जो पूरा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कहाँ पे वो बाद में टच होता है ग्राउंड पे, उसे हम रेंज बोल देंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, उसका डिराइव कर देंगे। और एक आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितने टाइम ऑब्जेक्ट हवा में है, कितने टाइम उसने प्रोजेक्टाइल मोशन किया है, उसे टाइम ऑफ फ्लाइट टी बोल देंगे, उसका इक्वेशन भी डिराइव कर देंगे, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो समझने वाली बात कौन सी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा u है, ये वेक्टर एक है, और अभी अभी हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखा क्या, कि जब वेक्टर को हम उसके दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो उसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे थीटा है, तो ये हमारा x कंपोनेंट ux आ गया, और जिसके साथ थीटा उसका cos कंपोनेंट, यानी ये u cos थीटा हो जाएगा, और ये y कंपोनेंट u sin थीटा हो जाएगा। शायद से समझ में आया, ये u cos थीटा, u sin थीटा, ये y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट। ठीक है, अब हमें ये वेक्टर को कंसिडर करना नहीं है, क्यों, ये वेक्टर को तो हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, यानी अब हमारे पास दो नए वेक्टर आ गए हैं। कौन सा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा, अब हर एक पॉइंट पे ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, उसके हर एक पॉइंट पे ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन का, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहने वाला है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है उसमें कुछ चेंज, उसकी स्पीड में कुछ चेंज नहीं आने वाला। क्यों, क्योंकि ये कंपोनेंट जब यहाँ पे जाएगा तो इसका कुछ vx होगा। ठीक है, सेम रहने वाला है, यहाँ पे भी वो सेम रहने वाला है, यहाँ पे भी वो सेम रहने वाला है। सपोज यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड था, तो यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, नीचे आएगा तब भी 5 मीटर पर सेकंड, नीचे आएगा तब भी 5 मीटर पर सेकंड, यानी हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट रहने वाला है कंपोनेंट हमारा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, ये डायरेक्शन में थोड़ी ग्रेविटी लग रही है, यानी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर है। क्यों, ux कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ux कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, किसके बराबर है, u cos थीटा के बराबर, समझ गए इतना। तो दूसरी बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की, तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे कुछ इसका वैल्यू होगा ज्यादा, फिर कम होगा, फिर और कम होगा, फिर एकदम 0 हो जाएगा, तभी तो वो इससे, ये पॉइंट से ऊपर नहीं जा पाएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि क्यों ज्यादा, कम, कम, क्योंकि यहाँ पे नीचे g लग रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कम करता जा रहा है, और एक पॉइंट पे कितना कर देगा, 0 कर देगा, और ये पॉइंट से अब ऊपर जो हमारा ऑब्जेक्ट है जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो चुका है। अच्छा, अब O से A तक जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कम होता जा रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा था, फिर कम, फिर कम, फिर 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है, बाद में A से B जब जाएंगे, A से B, तब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम होता, वर्टिकल कंपोनेंट कम होता होता 0 हुआ था, वो अब धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 हुआ, g नीचे लग रहा है, तो अब वो एक्सेलरेट हो रहा है, यानी उसका वेलोसिटी कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है।
ठीक है, यानी ओ से ए में वर्टिकल कंपोनेंट हमारा जो है कम होते होते 0 होगा, फिर जी तो नीचे लग रहा है, फिर बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा। शायद से समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 के बराबर। वर्टिकल का यानी वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस जी के बराबर। शायद से बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले यू वाई डायरेक्शन में हम अगर ढूंढे, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? साइन थीटा। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर। अभी देखा वाई डायरेक्शन यानी ये वाला डायरेक्शन माइनस जी के बराबर। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? वी बाई 0। इनिशियल ये थी, फाइनल कितनी? 0 हो गई। ठीक है, बस अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में डाल देंगे। v फाइनल वेलोसिटी है 0 के बराबर, u कितना है? u साइन थीटा के बराबर है। a किसके बराबर है? माइनस जी, तो माइनस जी टी लिख लेंगे। तो ये u ये साइड आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा। तो t इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? u साइन थीटा बाई जी मिल जाएगा। ये तो कौन सा देखा हमने? o से ए का। अब ओ से ए में जितना टाइम लगा उतना ही ए से बी में लगेगा। ठीक है, तो ओ से ए में इतना टाइम लगा, तो वापस से ए से बी में कितना टाइम लगेगा? इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स यू साइन थीटा बाई जी। बस ये इक्वेशन हमें याद रखना है, डेरिवेशन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं, मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट में वापस से यू वाई, हाइट यानी वाई डायरेक्शन में यू वाई कितना है? यू साइन थीटा के बराबर है। ए वाई कितना होगा? माइनस जी के बराबर। फाइनल वेलोसिटी वी वाई कितना होगा? 0 के बराबर। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एच मैक्स के बराबर। ठीक है, तो आ गया बस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s यूज कर लो। v कितना? फाइनल 0। इनिशियल कितना? u साइन थीटा का पूरे का स्क्वायर। a कितना? माइनस जी के बराबर है। क्यों? नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है y में। और s कितना है? मैक्स के बराबर। बस यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों साइड, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2g h मैक्स हो जाएगा। h मैक्स का इक्वेशन हमें मिल जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, लास्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी यहाँ अब हमें x डायरेक्शन की बात करेगी। दोनों में हमने क्या देखा था? y का देखा था, अब x की बात करनी पड़ेगी। क्यों? हॉरिजॉन्टल रेंज है। x में क्या है? ux u cos थीटा बराबर है। x में एक्सेलरेशन क्या है? कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, तो x में कंपोनेंट एक्सेलरेशन कितना है? 0 के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट कितना है x में? तो r के बराबर है, ये पूरा x में जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट तो अभी हमने ढूंढा, बस अब यूज करेंगे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s कितना है? रेंज है पूरा, तो s रेंज है पूरा। r u x का u cos थीटा आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने देखा यहाँ से 2u sin थीटा, तो ये पूरा डाल दिया हमने, प्लस 1/2 a एक्सेलरेशन कितना होगा? x में 0, क्यों? कांस्टेंट है कंपोनेंट x में, तो 0 यानी ये पूरा टर्म 0 निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा ये u स्क्वायर। ठीक है, बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। हमें पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है? साइन 2 थीटा के बराबर। तो u स्क्वायर तो एज इट इज लिख लिया हमने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये रेंज का आंसर भी हमें मिल गया है। तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे 3 इक्वेशन अच्छे से याद रखने हैं, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट का, दूसरा मैक्सिमम हाइट का, और ये रेंज का। बस इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है। अ बॉल इज थ्रोवन विद 5 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमें u दे के रखी है 5 मीटर पर सेकंड है। एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हमें दे के रखा है 37 के बराबर है। क्या ढूंढना है? फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। बस वही 3 चीजें, टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढना है, मैक्सिमम हाइट यानी h मैक्स ढूंढना है, और रेंज ढूंढना है, और g का वैल्यू 10 दे के रखा है। बस इक्वेशन याद होने चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का अभी हमने डिराइव किया 2u sin थीटा, 2u दे के रखा है, कहाँ पे गया? 5 मीटर पर सेकंड। साइन थीटा कितना है? 37 डिवाइड बाई 10। अब साइन 37 कितना होगा? तो उसके लिए 37 का ट्राइंगल याद रखने को हमने बोला था, याद हो तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। तो 37 के सामने 3 आता है और नीचे आ गया 4 और इसका हाइपोटेनियस 5। साइन 30 कॉस 37 भी चाहिएगा, साइन भी चाहिएगा। साइन 37 3/5 आ जाएगा और कॉस 37 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देंगे साइन 37 की वैल्यू 3/5। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 2 3 6/10 0.6 आंसर आ जाएगा। ठीक है इसका। अच्छा, नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट ढूंढो। वापस से इक्वेशन अभी डिराइव किया था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। u कितना है? देके रखा है, 5 × 5 कर दो, साइन स्क्वायर थीटा 37 आ गया, 2 × 10 5 × 5 साइन 37 इंटू साइन 37 आएगा, और साइन 37 3/5 है तो 2 बार लिख लेंगे साइन 37 3/5। ठीक है, डिवाइड बाय 2 × 10, कुछ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और आंसर हमें 0.45 मिल जाएगा।
लास्ट देख लेते हैं, रेंज ढूंढना है, u² sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। अब sin 2 थीटा है उसको एक्सपांड करते हैं, क्यों? क्योंकि 37 एंगल है और मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे तो कुछ आंसर हमारा आएगा नहीं, कोई ऐसा ट्राइंगल है नहीं, तो एक्सपांड करेंगे कैसे? अब भी हमने देखा था क्या कि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता है, तो 2 sin 2 थीटा को एक्सपांड कैसे करेंगे हम? 2 sin थीटा cos थीटा हो गया, तो ये u phi इंटू फाई कर देना, 2 एज इट इज लिख लिया, sin 37 cos 37 डिवाइड बाई 10 फाई इंटू फाई, 2 एज इट इज, sin 37 अभी देखा 3/5 के बराबर, cos 37 4/5 डिवाइड बाई 10, आंसर आ जाएगा हमारा 2.4 के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब अभी हमने क्या पढ़ा? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या देखा कि जब ग्राउंड से कुछ एंगल थीटा पे इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, तब जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर मोशन परफॉर्म करता है तो उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अब इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी यानी क्या कि ये जो पाथ फॉलो कर रहा है वो पाथ का इक्वेशन क्या होगा वो हमें डिराइव करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं इसका डेरिवेशन। तो ये जो पाथ है उसका इक्वेशन क्या होगा वो हमें ढूंढना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम ये मान लेंगे कि सपोज करते हैं कोई एक टाइम टी पे हमने ऐसे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया है, फेंका है, सपोज 5 सेकंड बाद वो ऑब्जेक्ट यहाँ कहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पे पहुंचा है, तब उसका सपोज करते हैं कुछ x डिस्टेंस होगा, यहाँ पे पहुंचा है सपोज उसका कुछ y डिस्टेंस होगा, यानी कोई एक समय t पे ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट जो होंगे x, y होंगे, या फिर बोल लो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x होगा, वर्टिकल डिस्टेंस y होगा। ठीक है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं हम, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं। अब हम बात करेंगे x डायरेक्शन की। सबसे पहले तो x डायरेक्शन की, तो x डायरेक्शन के लिए अभी हमने देखा ux कितना होता है, ये ux यहाँ पे देखा था, ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा होता है और यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा होता है। यू को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया तो यू कॉस थीटा हो गया। और एक्स डायरेक्शन में अभी हमने देखा था एक्सेलरेशन कैसा होता है, जीरो होता है। क्यों? ग्रेविटी तो नीचे लग रही है तो ये तो कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, अब ये दोनों पे से हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का यूज करेंगे। एस क्या है? डिस्टेंस। किसकी बात कर रहे हैं? एक्स डायरेक्शन की। तो एक्स में कोई एक समय पर डिस्टेंस कितना था? एक्स था। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स की जगह एक्स लिख लिया। यू कितना था? यू कॉस थीटा इंटू टी लिख लिया, 1/2। एक्सेलरेशन कितना होगा एक्स डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो जीरो। ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, तो टी का आंसर मिल गया एक्स बाय यू कॉस थीटा। ऐसे ही अब y डायरेक्शन की बात करेंगे। y डायरेक्शन में u y कितना है? u साइन थीटा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस जी के बराबर। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब हमने इक्वेशन अभी लिखा था, यही लिखेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट y में कितना है? कोई एक टाइम t पे y है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो y इज इक्वल टू u, ये रहा u साइन थीटा मल्टीप्लाई विथ t का अभी हमने या फॉर्मूला देखा, x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा 1/2 a बराबर माइनस जी। क्यों? y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, g नीचे लग रहा है, और टाइम ये रहा x बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ पे u से u कैंसिल हो जाएगा, तो ये x साइन थीटा बाई कॉस थीटा, माइनस साइन बाहर निकाल देंगे, 1/2 gx का स्क्वायर और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। साइन बाई कॉस कितना होता है? 10 होता है, माइनस 1/2 gx स्क्वायर यू स्क्वायर, यानी कि ये इक्वेशन जो है उसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी इसका इक्वेशन ये इसके बराबर है। ये हमें याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन पे से क्या बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो कुछ y और x स्क्वायर के फॉर्म में है, या फिर y स्क्वायर और x के फॉर्म में है। ठीक है, और हमें एक इक्वेशन पता है पैराबोला का, उसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये इक्वेशन किसके फॉर्म में है? y और x स्क्वायर के फॉर्म में है, तो y और x स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, यानी ये इक्वेशन किससे मिलता जुलता है? पैराबोला से मिलता जुलता है, यानी इसका पाथ कैसा हो गया? पैराबोलिक पाथ हो गया। किसका? जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसका पाथ कैसा हो गया? पैराबोला हो गया। अगर ये जो इक्वेशन है उसका आंसर कुछ y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसा आता तो हम बोलते थे कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाता। अगर इसका इक्वेशन कुछ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर आता, यानी सर्कल का इक्वेशन आता, तो ये जो पाथ होता सर्कुलर पाथ हम बोल लेते। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन किससे रिलेटेड आया है? पैराबोला से, तो इसका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन हमें याद रखना है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बेस पे से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन।
प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन तो हमने डिराइव किया है, यहाँ पे अभी पीछे हमने लिखा था y = x tan थीटा माइनस 1/2 gx² डिवाइड बाय u² cos² थीटा। लेकिन दिया क्या है यहाँ पे, गिवन क्या है हमें, y = ax माइनस bx का स्क्वायर, ये क्या है, गिवन है। बस कुछ करना नहीं, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी u ढूंढना है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, सिंपली कंपेयर कर दो दोनों को। कंपेयर करने पर क्या मिलेगा कि यहाँ पे x की जगह x तो है, तो बचा क्या a, तो a का वैल्यू किसके बराबर है, कंपेयर करने पर थीटा के बराबर, तो a = tan थीटा। तो थीटा क्या हो गया, थीटा tan को वो साइड ले जाओ, tan इनवर्स ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया हमें, ठीक है। अब ये साइड कंपेयर करते हैं, यहाँ पे x है स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो बचा हुआ क्या हुआ, b हुआ, यानी b क्या हो गया, -1/2 g डिवाइडेड बाय b क्या हो गया, -1/2, यानी माइनस माइनस तो कंपेयर ही है ना, तो यहाँ पे g डिवाइडेड बाय 2u² cos² थीटा कंपेयर करने पर सिंपल सा है, शायद से समझ में आ गया होगा। u चाहिए हमको, तो u² को सब्जेक्ट बनाया, b नीचे चला गया, u का स्क्वायर निकाल दिया, अंडर स्क्वायर रूट में ये आंसर हमें मिल गया। सो आई होप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चल लेते हैं आखिरी पड़ाव पे ये चैप्टर के, जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी क्या, एक पत्थर हमने लिया और पत्थर को रस्सी से बांध के ऐसे ऐसे अगर हम घुमा रहे हैं, यानी कि वो पत्थर जो है वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, और जब वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तब उसका स्पीड हर एक पॉइंट पे अगर सेम है तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि अगर हम ऐसे सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं कोई पत्थर को, ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, सपोज यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, सपोज यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, हर एक पॉइंट पे अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसे क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देंगे। यानी ये पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में होगी, ये पॉइंट पे ये डायरेक्शन में होगी, ये पॉइंट पे ये डायरेक्शन में, ये पॉइंट पे ये डायरेक्शन में, स्पीड हर एक पॉइंट पे अगर कांस्टेंट है तो उसे क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन स्पीड तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहती है, जिसके कारण कुछ एक्सेलरेशन होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब स्पीड तो कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड सारे पॉइंट पे, लेकिन ये पॉइंट पे वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, ये पॉइंट पे वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, यहाँ पे ये डायरेक्शन में है, यानी डायरेक्शन चेंज हुआ, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है। तो स्पीड तो कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के कारण कुछ एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखा है एट एवरी पॉइंट, हियर स्पीड एट एवरी पॉइंट इज सेम, ठीक है, स्पीड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, सो इट हैज सम एक्सेलरेशन, उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, ये सारी चीज डिटेल में हम रोटेशनल मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल में पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत पार्ट ही हमें पढ़ना है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज करते एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ तक गया, सपोज करते हैं यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ तक गया, ये कुछ लीनियर डिस्टेंस s ट्रैवल किया, तो उसके सामने एंगुलर डिस्टेंस हमें थीटा मिला, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस एंगुलर डिस्टेंस मिला। यहाँ पे थीटा क्या लिखा है, एंगुलर डिस्टेंस मिला है। अब यहाँ पे वेलोसिटी v है, लीनियर वेलोसिटी v है, तो ऑब्जेक्ट तो गोल घूम रहा है, तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी। ओमेगा का इक्वेशन याद रखना है, ओमेगा बराबर 2π/t, 2π किस में आएगा, रेडियन, t किस में आएगा, सेकंड में, ठीक है। ये कुछ वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी जैसा है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर की जगह, मीटर तो स्ट्रेट लाइन के लिए यूज होता है और थीटा एंगुलर के लिए यूज होता है, नीचे सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड है, ठीक है। थीटा बाई एस यानी रेडियन पर सेकंड यानी एंगुलर वेलोसिटी, शायद से समझ में आ गया होगा। लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्टेंस बाई टाइम, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्टेंस बाई टाइम, खत्म, ठीक है। अच्छा, और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी f, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा s जो है वो लीनियर डिस्टेंस है और थीटा एंगुलर डिस्टेंस है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, तो सिंपल सा इक्वेशन हमें पता है, आर्क का वैल्यू ढूंढना है तो किसके बराबर होता है, आर्क रेडियस इनटू एंगल के बराबर। तो आर्क कितना है, s, और रेडियस r और थीटा, यानी ये किसके बीच का रिलेशनशिप हो गया, लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस के बीच का, ठीक है। अगर दोनों साइड t से डिवाइड करते हैं, s/t तो हो गया मीटर पर सेकंड, और r थीटा/t ये रेडियन पर सेकंड, ये क्या हो गया,
लीनियर डिस्टेंस बाय टाइम, एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम, लीनियर डिस्टेंस बाय टाइम, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। ये हो गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशनशिप। उसी तरीके से अगर वापस से दोनों साइड टी से डिवाइड करते हैं तो ये v बाई टी क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी लीनियर एक्सेलरेशन आ गया। ओमेगा बाई टी ये क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, यानी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन तो है, मीटर तो है, सेकंड स्क्वायर भी है, सेकंड स्क्वायर भी है। अगर ये हमारा लीनियर एक्सेलरेशन है तो ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो जाएगा। अल्फा को हम एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ एक्सेलरेशन आएगा। तो अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT और तीसरा होता है नेट एक्सेलरेशन ANET। अब एक एक करके हम सारे एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है। अगर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाना चाहता है, लेकिन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगा तो क्या हो गया, इसका डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया वेलोसिटी का। ठीक है, वापस से एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगा, ये पत्थर ऐसे जाना चाहता था लेकिन ऐसे करके खींच लिया, यानी वापस से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, एक्चुअली वो जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की उसको चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे लिखा है द एक्सेलरेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और कहाँ लगेगा, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। और कितना लगेगा, v²/r। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, जहां पे v जो है वो लीनियर वेलोसिटी हो गई, r हो गया ये सर्कुलर मोशन का रेडियस। अच्छा, नेक्स्ट एक्सेलरेशन आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसे AT बोलते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी क्या, ये पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे ही लगेगा, हमें पता है वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के पैरेलल होता है, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी ये डायरेक्शन में, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसे चेंज करेगा। यहाँ पे वेलोसिटी भी ये डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी ये डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला है वेलोसिटी का। यहाँ पे क्या चेंज होता था, डायरेक्शन चेंज होता था वेलोसिटी का। यहाँ पे क्यों, क्योंकि ऐसे लग रहा था टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन चेंज होता था। यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा है टेंजेंशियली, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा समय के साथ। तो यहाँ पे सपोज v वेलोसिटी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे ही लग रहा है तो ये v डैश हो गया। यहाँ पे ही लग रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v के पैरेलल, तो v डबल डैश हो गया। वापस से यहाँ पे ही लग रहा है v ट्रिपल डैश हो गया। यानी ऐसा एक्सेलरेशन जो रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, मैग्नीट्यूड चेंज कराने के वेलोसिटी के समय के साथ। यानी ऐसा एक्सेलरेशन जो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता हो समय के साथ, तो उसे हम क्या बोल देंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल देंगे। वापस एक बार, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज कर रहा है d ऑफ मॉड v किसके साथ, समय के साथ, तो उसे क्या बोल देंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल देंगे। लास्ट आता है नेट एक्सेलरेशन। अभी अभी हमने दो एक्सेलरेशन देखे। पहला एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, ये रहा हमारा, ये क्या चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है वेलोसिटी की। दूसरा हमने देखा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये क्या चेंज करता है, ये चेंज करता है मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का। यानी कि ये दोनों क्या हो गए, टेल टू टेल दो वेक्टर हो गए, उसका कुछ रिजल्टेंट वेक्टर है, कैसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो ठीक है। तो वो जो रिजल्टेंट होगा किसका, टेंजेंशियल का और सेंट्रीपिटल का, उसे नेट एक्सेलरेशन बोल देंगे। तो रिजल्टेंट ऑफ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज नेट एक्सेलरेशन। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड हमने देखा था, क्या देखा था, a² + b² + 2ab cos थीटा, यानी r = √a²। ये रहा एक वेक्टर a का स्क्वायर, डायरेक्टली r लिख रहे हैं हम, r² नहीं कर रहे हैं, इसलिए a² + b² + 2ac cos थीटा। थीटा क्या होता था, दो वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ पे दो वेक्टर जिसे हम ऐड कर रहे हैं उसके बीच का एंगल कितना है, 90। cos 90 कितना हो जाएगा, 0, यानी पूरा 0 हो गया। तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें ये वाला याद रखना है, √ac² + at²। तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर समाप्त। सो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।